दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए धमाकेदार एक्शन फिल्म लेकर आया हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए क्योंकि आज की एक्सप्लेनेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इस कहानी की हर सीन गोलियों, खून के छींटों और बेरहम कत्ल से भरा है और पूरा फोकस बस एक आदमी की पागलपन भरी लड़ाई पर है। ये वही क्लासिक हीरो है जो कम बोलता है लेकिन काम ऐसा करता है कि दुश्मनों की रूह कांप उठे। पूरी फिल्म में सारे किरदार मिलाकर शायद 20 डायलॉग भी नहीं बोलते और जो कुछ है वो सब बंदूक, चाकू और बारूद की आवाजों में सुनाई देता है। अकेला आतामी पूरे सोवियत दस्ते को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। मानो सवाल बस एक हो, जिन लोगों ने उसके परिवार को मारा उनके पीछा करते रहने पर वो खून से लथपथ अपनी राह कैसे बनाएगा। आतामी जो अब तक अपने आंसुओं को रोकता आया था आखिर टूट जाता है। उसके जिस्म पर पड़े भयानक निशान किसी मेडल की तरह हैं जो हर पल उसे याद दिलाते हैं कि युद्ध ने उससे क्या छीन लिया। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। आतामी अपने भीतर जलती हुई उसी पीड़ा को लिए फिनलैंड लौटता है और चुपचाप उस पुराने घर में दाखिल होता है जहां कभी उसके परिवार का खून बहाया गया था। कमरे में रखी हर चीज उसे जानी पहचानी लगती है लेकिन जैसे ही उसकी नजर टूटी हुई फैमिली फोटो पर पड़ती है उसके भीतर की दीवारें एक बार फिर ढह जाती हैं। कभी ये घर हंसी खुशी से भरे एक पूरे परिवार का था, अब बस जल्दी राख और युद्ध की बर्बादी की याद बची है। फिर भी वो समझता है कि जिंदगी केवल रोने से नहीं चलती। वो खुद को संभालता है, अपने दर्द को भीतर दबाता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। अगली सुबह आतामी उस लकड़ी के घर को जो यादों से भरा है बाहर से निशान लगाकर चिन्हित करता है। फिर लकड़ी तख्त तक उसे खोलकर पूरा ढांचा उखाड़ देता है और पूरे घर को ट्रक पर लाद देता है। अब ये घर सिर्फ दीवारें नहीं, उसका अतीत बन चुका है और वो उसी अतीत को साथ लेकर एक नए खून से लिखे सफर पर निकलने वाला है। पुराने घर को तोड़ते वक्त आतामी एक भी चीज पीछे नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि पुराने कुत्ते का डॉग हाउस भी नहीं। उसका इरादा साफ है, किसी सुरक्षित जगह जाकर अपने लिए फिर से एक घर खड़ा करेगा जो उसकी बेवकत मरी पत्नी और बच्चे की याद में खड़ा हो। लोहे लकड़ी की टकराहट कई देर तक जंगल की हवा में गूंजती रहती है। पता नहीं कितनी देर बाद आखिर पूरा ढांचा टूटकर अलग अलग गट्ठरों में बदल जाता है। सारा काम खत्म होते ही वो रस्सियां कसकर लकड़ियों को ट्रक पर बांध देता है और जो सामान साथ नहीं ले जाना उस पर फायर स्टार्टर से आग लगा देता है। तेज लपटें पुरानी यादों को निगलती हैं और आतामी दूर खड़ा उन्हें खामोशी से देखता रहता है। उसकी आंखों में गम और थकान साफ दिखती है लेकिन साथ ही एक फैसला भी, अब बीते हुए कल से समझौता करना ही होगा। डूबते सूरज के बीच ट्रक सड़क पर आगे बढ़ता है। केबिन के अंदर रखी फैमिली फोटो पर एक नजर जाती है और उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा सख्त ठोस इरादा लौट आता है। लेकिन तभी सड़क पर अचानक आगे एक मिलिट्री वाहन आकर रास्ता रोक देता है और आतामी को जोर से ब्रेक मारना पड़ता है। वो बिना हड़बड़ाए आगे देखता है। सोवियत फौजी वर्दी पहने एक अफसर गाड़ी से उतरता है और उतरते ही अपनी बंदूक की स्ट्रैप कस लेता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि सामने वाला आदमी कितना खतरनाक है। कुछ ही क्षण में पीछे से एक और सैन्य गाड़ी आ जाती है। चारों तरफ फंस चुके आतामी के चेहरे पर तनाव की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। सामने वाला अफसर उसके ट्रक तक आकर सख्त आवाज में पासपोर्ट दिखाने को कहता है। चेक करने के बाद वो खुद पासपोर्ट लेकर पीछे खड़ी गाड़ी तक जाता है और अंदर बैठे कमांडर के हाथ में दे देता है। नाम पढ़ते ही कमांडर के होठों पर हल्की सी ईवे भरी मुस्कान आ जाती है। लगता है वो पुरानी दास्तान अब अपने घर की याद में वापस लौट रही है। यही तो उसकी पुरानी जिंदगी का आखिरी निशान है। साफ है ये शख्स आतामी को बहुत अंदर तक समझता है। वो अपने आदमियों को आगे बढ़ने का इशारा करता है। आदेश मिलते ही वो चलते चलते बोतल से शराब का लंबा घूंट भरता है, ट्रक के करीब आता है और आतामी के सामने ही उस शराब की बोतल को आग लगा देता है। पीछे वाला अफसर भी चाकू निकालकर धमकाते हुए ट्रक की ओर बढ़ रहा है। ये सब देख आतामी की आंखों में खून उतर आता है। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर लगातार थाप दे रही हैं और दिमाग भागते भागते भी किसी रास्ते की तलाश कर रहा है। खतरा एकदम सिर पर महसूस होते ही वो धीरे से हाथ दरवाजे पर रखता है और अगले ही पल एकदम सटीक बिजली की तरह तेज काउंटर अटैक के लिए खुद को तैयार कर लेता है। कमांडर के लिए ये सब किसी हैरानी की बात नहीं होती। आतामी के भाग निकलते ही वह ठंडे चेहरे से हाथ उठाकर पीछे वाली मिलिट्री गाड़ी को पीछा करने का इशारा कर देता है। पीछा शुरू होता है तो दूसरी तरफ आतामी भागते ट्रक के केबिन में घुसे दुश्मन को कोहनी मारकर बेहोश कर देता है। फिर फुर्ती से उसकी राइफल से मैगजीन निकालकर गोलियों की गिनती जांचता है। एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए उसकी नजर लगातार रियर व्यू में पीछे आती गाड़ियों पर टिकी रहती है, इसलिए ज्यादा कुछ खुद नहीं कर पाता। तभी पीछे धक्का खाए अफसर को होश आ जाता है और यहीं से आतामी चाल चलता है। वो गोलियां और मैगजीन उसी के हाथ में थमा देता है और सिर्फ एक खौफनाक नजर से उसे मजबूर कर देता है कि वह खुद ही मैगजीन भरकर राइफल तैयार करे। अभी अभी उसकी हैवानियत देख चुके अफसर में इतना भी दम नहीं बचा कि इनकार कर सके। ट्रक तेज रफ्तार से आगे उड़ता है। टायरों से उठती धूल पीछे वाली गाड़ी की नजर लगभग पूरी तरह ढक देती है, जिससे कमांडर की झुंझलाहट बढ़ती जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई और चाल चले, सामने दौड़ती मिलिट्री गाड़ी अचानक रुक जाती है। धूल बैठ
बैठती है तो दिखता है कि अतामी ने ट्रक एक जगह रोक दिया है, मगर ये नजारा देखकर कमांडर का चेहरा और सख्त हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये आदमी सीधा नहीं, चालाक बूढ़ा लोमड़ी है, जिसने पहले अकेले दम पर पूरा सोवियत दस्ता काट डाला था। अब कुछ गिने चुने सिपाहियों का क्या बिगड़ता। वो टकटकी लगाकर ट्रक की ओर देखता रहता है। थोड़ी देर बाद आतामी की गाड़ी से एक शख्स हड़बड़ाकर भागता हुआ बाहर निकलता है। मिलिट्री गाड़ी में बैठे सिपाही उसे देखते ही गोलियों की बरसात कर देते हैं। चंद पलों में उसका जिस्म छलनी हो जाता है, लेकिन कमांडर के चेहरे की कड़वाहट जरा भी कम नहीं होती। उसका शक सही साबित होता है। अगले ही सेकंड 3 सोवियत सिपाहियों के सिर हवा में उड़ जाते हैं। गोलियां कहीं छिपे ठिकाने से आ रही हैं। तभी धुएं और धूल के बीच से अतामी हाथ में बंदूक थामे सामने आता है। साफ हो जाता है कि अभी अभी मारे गए आदमी को उसने सिर्फ एक चारे की तरह इस्तेमाल किया था। ट्रक से उतरकर आतामी अपने हथियार की नली सीधे कमांडर की ओर तान देता है और कुछ पलों के लिए जैसे हवा तक थम जाती है, मगर पहला ट्रिगर वो कमांडर पर नहीं, सामने खड़ी मिलिट्री गाड़ी के टायर पर खींचता है। गोली सीटी मारती हुई जाती है और टायर फटने की आवाज पूरे मैदान में गूंज जाती है। साथ बैठे सिपाही की फितरत के मुताबिक वो फौरन जवाबी फायर करने के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन उससे पहले ही आतामी की दूसरी गोली उसके माथे को चीरती हुई निकल जाती है। फिर भी हैरानी की बात यह है कि आतामी यहीं रुक जाता है। वो बंदूक नीचे कर देता है, बस कमांडर की तरफ एक आखिरी ठंडी नजर डालता है और चुपचाप मुड़कर वापस चलता बनता है। कमांडर पीछे नहीं आता, क्योंकि उसे अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि इस आदमी से भिड़कर जीतने का कोई चांस नहीं है। लेकिन आतामी की तलाश यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी ही देर में मोटराइज्ड इन्फेंट्री की एक टुकड़ी सपोर्ट के लिए आ पहुंचती है और उसके जाते हुए रास्ते की दिशा में तेजी से दबाव बनाती हुई आगे बढ़ने लगती है। लकड़ी से लदा भारी भरकम ट्रक वैसे ही धीमी रफ्तार से घिसट रहा होता है, जिससे मोटरसाइकिलों पर सवार सिपाही आसानी से उसे पकड़ लेते हैं। कमांडर लगातार हॉर्न बजाकर इशारा करता है कि आतामी गाड़ी रोककर हथियार डाल दे, लेकिन दुश्मन को सिर पर मंडराता देख उसके चेहरे पर और भी खतरनाक सन्नाटा उतर आता है। ट्रक की धीमी स्पीड अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। मजबूरी में वो कोट समेटते हुए खिड़की खोलता है और सामने आते दुश्मनों पर गोली चलाता है, मगर उनकी बुलेट प्रूफ हेलमेटें हर वार को रोक लेती हैं और तभी हालात बिगड़ जाते हैं। जवाबी फायरिंग में आतामी खुद भी घायल हो जाता है। ट्रक एक पल को बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरने लगता है, लेकिन अनुभवी हाथ वक्त रहते स्टीयरिंग संभाल लेते हैं और वो गाड़ी को झटके से फिर सीधी डामर वाली सड़क पर ले आता है। अभी वह सांस भी नहीं ले पाता कि एक सिपाही बाइक छोड़कर झपट्टा मारकर ट्रक की छत पर चढ़ जाता है। साफ दिखता है कि वो किसी और तरीके से अतामी को खत्म करना चाहता है। तकदीर से ज्यादा तेज अतामी की नजर होती है। गोली बरसने से ठीक एक पल पहले वो दरवाजा खोलकर आधा बदन बाहर झुका देता है, जिससे पहली बौछार यूं ही निकल जाती है। अगले ही मूव में वह जोर से ब्रेक मार देता है। ट्रक की रफ्तार अचानक टूटती है और झटके से छत पर जमा सिपाही आगे की ओर उछल जाता है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। गाड़ी के आगे वाले हिस्से को पकड़कर लटक जाता है और छोड़ने से इनकार कर देता है। ये देखते ही आतामी बिना देर किए स्टीयरिंग को बाएं दाएं तीखे झटकों से घुमाने लगता है। ट्रक सांप की तरह सड़क पर लहराता है और आखिरकार एक भारी झटके के साथ सिपाही हाथों की पकड़ खो बैठता है और धड़ाम से सड़क पर जा गिरता है। पीछे आती कमांडर की गाड़ी समय पर ब्रेक नहीं लगा पाती और सीधा उसी सिपाही पर चढ़ जाती है जिसे आतामी ने अभी अभी सड़क पर गिराया था। पल भर में खून उसकी विंडशील्ड पर चिपक जाता है। ट्रक के साथ फिर एक और सिपाही बराबर आ मिलता है, लेकिन आतामी पहले से उसकी चाल भांप चुका होता है। वह अचानक स्टीयरिंग मोड़कर सड़क किनारे खड़ी कार में जोरदार टक्कर मारता है। धमाके की आग में वो दुश्मन भी खाक हो जाता है। अब केवल 2 सोवियत सिपाही बचते हैं, जो गुस्से में पागल होकर एक्सीलेटर पूरी तरह दबा देते हैं और ट्रक का पीछा जारी रखते हैं। उनमें से एक फिर वही पुराना दांव चलकर ट्रक की छत पर चढ़ जाता है। रियर व्यू मिरर से आतामी उसकी हरकत देख तो लेता है, लेकिन सामने बचा हुआ दूसरा सिपाही ध्यान बांट देता है और पीछे वाला अचानक हमला कर बैठता है। किस्मत से आतामी समय रहते दरवाजे का हैंडल पकड़ लेता है, वरना एक ही लात में वह केबिन से बाहर उछाल दिया जाता। कमांडर गाड़ी को और तेज करता है और पास आते ही जलती पेट्रोल बम की बोतल ट्रक पर दे मारता है। लकड़ी के उस ढेर को जिसमें उसकी पत्नी बच्चे की सारी यादें बंधी हैं, आग में झोंकते ही अतामी के भीतर का जानवर जाग उठता है। वह गुस्से में तड़पते हुए एक सिर कटा शव उठाकर पूरी ताकत से कमांडर की गाड़ी के शीशे पर दे मारता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए वो ट्रक को दाईं ओर घुमाकर सड़क किनारे झाड़ियों में घुसा देता है, जहां घने पेड़ पौधों की रगड़ से धीरे धीरे आग शांत होने लगती है। उसे अंदाजा तक नहीं कि उधर कमांडर किसी तरह मौत के मुंह से निकल आया है। उसे गंभीर चोट भी नहीं लगी और वो फौरन फोन पर और फौज बुलाने के आदेश दे देता है। इधर जब आतामी को लगता है कि वो फिलहाल दुश्मनों की नजर से थोड़ी दूर निकल आया है, तो वो ट्रक से उतरता है और खुद को टटोलते हुए देखता है। वहां पर लगी गोली की चोट से खून रिस रहा है, मगर आसपास इलाज का कोई इंतजाम नहीं, इसलिए वो बस दांत भींचकर दर्द सहता हुआ आगे बढ़ने की तैयारी करता है। वह थोड़ा आराम करके आगे बढ़ने ही वाला होता है कि अचानक आसमान चीरती हुई 2 फाइटर जेट उसके ऊपर मंडराने लगती हैं। लगभग टूटती सांसों के बीच आतामी की नजर पास ही पड़े एक जर्जर गोदाम पर
जाती है, वह बिना सोचे समझे सीधे ट्रक अंदर घुसा देता है, जिससे ऊपर से आने वाली गोलाबारी का एक हिस्सा दीवारें झेल लेती हैं। लेकिन ये गोदाम खुद आधा खंडहर है, सामने पीछे दोनों तरफ के दरवाजे खुले, अंदर छुपने की कोई ढंग की जगह नहीं, यानी दुश्मन चाहे तो सीधा धावा बोल दे। जैसे उसकी आशंका सच करने के लिए अगले ही पल ऊपर से भारी मशीन गनों की आवाज गूंज उठती है और अतामी तुरंत समझ जाता है कि यहाँ ठहरना मौत को दावत देना है। दूसरी तरफ कमांडर अपना जेट बादलों के ऊपर ले जाता है और मौका पाते ही अतामी मरते मरते एक बार फिर बच निकलता है, ट्रक को मोड़कर घने जंगल के भीतर घुसा देता है। दोनों फाइटर जेट उसका पीछा करते हुए ऊपर ऊपर चक्कर काटते हैं, मगर घने पेड़ों की वजह से उन्हें साफ निशाना नहीं मिल पाता। अतामी गैस पूरी तरह दबाकर ट्रक को जंगल के बीचों बीच भगाता है, पर फिर भी एक दो मौकों पर ऊपर से आई गोलाबारी उसे छूकर निकल जाती है। कुछ देर बाद वह धीरे से सिर बाहर निकालकर चारों दिशाओं में नजर दौड़ाता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि ऊपर आसमान में फिलहाल कोई खतरा नहीं बचा, तो वह फिर इंजन स्टार्ट करता है और जले जुले खंडहर जैसे हिस्से के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है। इसके बाद कुछ दूरी तक सड़क साफ रहती है, न कोई दुश्मन न कोई घात। कुछ ही देर में ट्रक जंगल की सरहद पर आ रुकता है। अतामी बहुत सावधानी से गाड़ी रोककर आसपास की हर हलचल पर निगाह जमाता है। उसे डर है कि कहीं आगे दुश्मन ने घेरा तो नहीं बना रखा, लेकिन इलाका अस्थायी रूप से शांत दिखता है। वो हल्की सी राहत की सांस लेकर अपने कुत्ते के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है, पर उसकी ये उम्मीद ज्यादा देर नहीं टिकती। जंगल पार करते ही कमांडर एक बार फिर फाइटर जेट उड़ाकर उसकी तरफ लौट आता है। अतामी को लगा था इस बार की दौड़ यहीं खत्म हो जाएगी, मगर कमांडर भी किसी तरह मौत के मुंह से निकलकर अपना पैराशूट खोल देता है और विमान के धराशायी होने से पहले ही खुद को सुरक्षित नीचे उतार लेता है। उसे धीरे धीरे जमीन की ओर तैरते देख अतामी के मन में बेख्तियार सवाल उठता है, क्या ये भी उसी की तरह अमर युद्ध देवता है जो बार बार मरने से इनकार कर रहा है? कमांडर उसके मन की उलझन की परवाह किए बिना जमीन पर पांव पड़ते ही बंदूक निकालता है और पागलों की तरह गोलियां दागने लगता है, मगर एक भी निशाना सही नहीं बैठता। वह बार बार पागलपन भरे अंदाज में अनलीश हेल जैसी बातें चिल्लाता रहता है और यही चीख पुकार अतामी को उसकी तरफ दोबारा ध्यान से देखने पर मजबूर कर देती है। कमांडर बार बार अनलीश हेल बड़बड़ा रहा है तो अतामी गुस्से से उबलता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है, जैसे उससे ये बात छीनकर पूछ ही लेगा कि इस जुमले का मतलब क्या है। लेकिन तभी कमांडर के होंठों पर उभरती मुस्कान अजीब सी टेढ़ी और डरावनी हो जाती है। बरसों के युद्ध अनुभव से अतामी के भीतर की घंटी बज उठती है कि यहाँ ज्यादा रुकना खतरनाक होगा। वो जमीन पर पड़े कमांडर को नजरअंदाज कर तुरंत ट्रक की ओर लौटता है और जल्दी जल्दी बिखरी लकड़ियों को फिर से लादने में जुट जाता है। दूर से उसे घबराहट में काम करते देख कमांडर की वह खौफनाक मुस्कान और भी विकृत हो जाती है, मानो उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। अतामी का खतरे का एहसास इस बार भी सही साबित होता है। तभी ऊपर से एक और फाइटर जेट उसकी ओर झपटता है और भारी धमाके के झटके से ट्रक का कंट्रोल छूट जाता है, जो सीधा चट्टान के किनारे से फिसलकर गहरे समुद्र में जा गिरता है। टूटे शीशों से समंदर का ठंडा पानी केबिन में भरने लगता है। कुछ ही पलों में पूरा अंदरूनी हिस्सा डूबने की कगार पर पहुंच जाता है, मगर अतामी आखिरी ताकत जुटाकर लात से दरवाजा खोलता है और बाहर तैरकर निकल आता है। वो सतह की तरफ तैरने ही वाला होता है कि नजर उसके लकड़ी से भरे ट्रक पर पड़ती है, जिसमें उसके पूरे परिवार की यादें बंधी हैं। वह बिना झिझक वापस गहराई की ओर लौट जाता है और पूरी शक्ति लगाकर रस्सियां खोलता है ताकि ये सारी लकड़ियां ऊपर तैर सकें। उसी उथल पुथल में फैमिली फोटो भी पानी के साथ ऊपर की ओर बहने लगती है। अतामी हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उंगलियां बस हल्का सा छूकर रह जाती हैं। तस्वीर आगे निकल जाती है और उसकी सांसें दम तोड़ने लगती हैं। फेफड़ों में बची थोड़ी सी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और वो धीरे धीरे बेहोश होकर गहराई में डूबता चला जाता है। कुछ देर बाद शांत समंदर की सतह पर एक एक करके कई मोटी लकड़ियां उभरने लगती है और चमत्कार ये कि उसका कुत्ता भी किसी तरह पानी से ऊपर आकर बच निकलता है। फिर थोड़ा और वक्त बीतता है और दूर से अतामी का बेहोश शरीर भी धीरे धीरे ऊपर आता दिखता है। असल में होश खोने से ठीक पहले उसने किसी एक लकड़ी को कसकर पकड़ लिया था, उसी ने उसे डूबने से बचा लिया। उधर दूसरी तरफ कमांडर अब पूरे जोर शोर से सैन्य गोताखोरों और जहाजों के साथ समुद्र में तलाश अभियान की तैयारी कर रहा है ताकि इस अमर योद्धा की कहानी को हमेशा के लिए वहीं दफन कर सके। कमांडर को चैन ही तब मिलेगा जब उसकी आंखों से अतामी की लाश गुजर जाए, इसलिए वो पूरी शाम तक समंदर में तलाश जारी रखवाता है, लेकिन गोताखोरों के हाथ कुछ नहीं लगता। उधर इसी बीच अतामी उन तैरती लकड़ियों से एक बेडौल सा बेड़ा तैयार कर चुका है और अपने कुत्ते के साथ नदी के रास्ते सफर जारी रखता है। उसके मन में बस एक ही धुन है, हर हाल में इस पीछा से निकलकर अपने वतन की मिट्टी तक पहुंचना। पर किस्मत उसे एक और मोड़ पर ले आती है। अचानक नदी किनारे उसे एक भारी टैंक खड़ा दिखता है, जैसे आसमान से गिरी हुई भेंट हो। वो जल्दी से किनारे पहुंचकर भीतर झांकता है और पाता है कि अंदर भरपूर विस्फोटक भी मौजूद हैं। बिना देर किए वह फैसला कर लेता है कि अब आगे का रास्ता इसी इस्पाती दानव पर तय होगा। उसे अंदाजा नहीं कि जिस सड़क पर वह निकलेगा उसी पर कमांडर
पहले से घात लगाकर बैठा है और चारों तरफ से चुनी हुई टुकड़ी ने जाल बिछा रखा है। काफी देर बाद टैंकों की घरघराहट जैसी अजीब आवाज दूर से उनके कानों तक पहुंचती है तो घातक दस्ते के सिपाही पोजीशन संभाल लेते हैं। कमांडर खुद भी सब्र खोकर खड़ा हो जाता है ताकि आतामी की मौत अपनी आंखों से देख सके, लेकिन सामने जो नजारा आता है वह उसकी उम्मीद से बिल्कुल उलट होता है। लकड़ियों से लदा अजीब शेप वाला टैंक उनकी तरफ बढ़ रहा है। ऊपर बंधी लकड़ियां देखकर वो समझ जाता है कि अंदर बैठा ड्राइवर और कोई नहीं, वही पुराना भूत है। उसके होश उड़ जाते हैं। ये आदमी आखिर टैंक कहां से ले आया? फिर भी सोवियत के ये चुनिंदा सिपाही पीछे हटने वाले नहीं। टैंक रेंज में आते ही वे बिना एक शब्द बोले गोलियों की बारिश शुरू कर देते हैं, लेकिन इस स्टील के दैत्य पर उनकी बौछारें बेअसर साबित होती हैं। उन्हें जरा अंदाजा नहीं कि केबिन के भीतर आतामी पहले ही फ्यूज जला चुका है। टैंक गड़गड़ाता हुआ उनकी डिफेंस लाइन को कुछ ऐसे चीरकर निकल जाता है जो किसी ने सोचा भी ना था, और सबकी आंखें हैरत से फैली रह जाती हैं। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आतामी के पास अब भी कौन सा आखिरी पत्ते बचा है। इधर टैंक के अंदर का नजारा और भी बदतर है। जबरदस्त झटकों और धमाकों की वजह से आतामी का सिर बुरी तरह दीवार से टकराया है, माथे से खून बह रहा है और पूरा शरीर सुन्ना सा पड़ता जा रहा है। लेकिन उसकी जकड़ी हुई उंगलियां अब भी कंट्रोल से पूरी तरह छूटी नहीं है, मानो ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये अमर योद्धा खुद हार मानने से इनकार करता रहेगा। बेहोशी और धमाकों के बीच भी आतामी हार नहीं मानता। वो दांत भींचकर अपने साथ फंसी बेयोनेट की लकड़ी की मूठ तोड़ता है और उसे हथियार बना लेता है। फिर टैंक के अंदर से किसी तरह घिसटते हुए बाहर निकल आता है। उधर थका हारा कमांडर बंदूक तानकर निशाना लगाने ही वाला होता है, मगर उसके सामने बस इतना दिखता है कि आतामी पूरी तरह निढाल होकर जमीन पर ढह चुका है, जैसे अब उसमें लड़ने की जरा सी ताकत भी नहीं बची। इसी बीच कई और सोवियत अफसर भी वहां पहुंच जाते हैं और ये देखकर कमांडर का हौसला और बढ़ जाता है। वह बिना देर किए आगे बढ़कर आतामी को घसीटते हुए खुले मैदान में ले आता है और बेरहमी से उसके चेहरे पर लातें बरसाता है ताकि सबके सामने इस दास्तानी भूत की हैसियत दिखा सके। जब आतामी दोबारा होश में आता है तो खुद को हवा में लटका हुआ पाता है। पैरों के नीचे खून का छोटा सा तालाब जमा हो चुका है। उसका पूरा जिस्म इतना तोड़ा जा चुका है कि पहचानना मुश्किल हो, लेकिन दुश्मन की यातना अभी खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद कमांडर खुद अंदर आता है। धोंकनी सी चलती सांसों वाले आतामी को घूरते हुए वह अचानक अपने अतीत की कहानी छेड़ देता है। कहता है उसने जिंदगी में अनगिनत लोगों को मारा, मगर किसी का चेहरा याद नहीं रहा सिवाय एक लड़के के जिसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए सामने आकर खड़ा होने की कोशिश की थी। उस बच्चे का चेहरा आज तक उसकी याद में गहरा उकेरा हुआ है और इतने साल बीत जाने के बाद भी मिट नहीं पाया। ये सुनते ही आतामी के भीतर की नफरत आग बनकर भड़क उठती है। उसकी आंखें कमांडर को इस तरह घूरती हैं मानो अभी फाड़ खाएगा, क्योंकि वो बदकिस्मत लड़का और कोई नहीं, उसका बड़ा बेटा था। लेकिन उसके इस घृणा भरे नजरिए पर कमांडर और भी ज्यादा तंज कसता है। हंसकर कहता है कि ये है वो मशहूर अमर युद्ध देवता जिसकी कहानियां सबने सुनी थी, जो आज उसके सामने यूं झूल रहा है। वह धमकी देता है कि आतामी की जिंदगी में बची हर एक चीज को वो खुद अपने हाथों से कुचल देगा और ये सुनसान इलाका इस लीजेंड की कुदरती कब्र बनकर रहेगा। आतामी के सीने में गुस्सा और दर्द एक साथ उफान मारते हैं। वो आसमान की तरफ गला फाड़कर चीखता है। कमांडर के कानों में ये बेताब चीख किसी मीठी धुन की तरह लगती है, मानो उसे यही आवाज सुननी थी। लेकिन आतामी हार मानने वालों में से नहीं। वो पूरी ताकत झोंककर अपनी बेड़ियां तोड़ने की कोशिश करता है। उसके बाजुओं से धार की तरह खून बहने लगता है, फिर भी वह दर्द महसूस ही नहीं करता और देखते देखते नंगे हाथों से लोहे की जंजीरों को चटकाकर रख देता है। ये नजारा खुद किसी चमत्कार से कम नहीं देता है। बाहर पहरा दे रहे दो गार्ड अंदर से उठती आवाजें सुनकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। नियम के मुताबिक उन्हें अंदर जाकर जांच करनी चाहिए, मगर आतामी की खूंखार शोहरत उन्हें हिम्मत नहीं दे पाती। दोनों जिम्मेदारी टालने के लिए आपस में रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं कि कौन जाएगा, और इसी बीच अंदर आजाद हुआ आतामी अपने शरीर से छुपा कर रखा छोटा सा खंजर निकाल लेता है। अगली कत्ल एआम की तैयारी शुरू हो चुकी है। जब गंजा सिपाही दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो उसे आतामी जमीन पर बिल्कुल बेहरकत पड़ा दिखता है। वो थका हारा बंदूक ताने पास आकर चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक जोरदार धमाका होता है और सब गड़बड़ा जाता है। बाहर ड्यूटी पर खड़ा टोपी वाला सिपाही इस आवाज से चौंक जाता है। कुछ समझ पाने से पहले ही कमरे के अंदर से हल्की सी दस्तक सुनाई देती है। वो हिम्मत करके छोटी खिड़की खोलता है तो देखता है उसका साथी दरवाजे पर खड़ा है। आंखें फटी हुई हैं और बस अजीब सा सिर हिलाकर इशारा करता है, जैसे अंदर सब ठीक हो जाएगा। टोपी वाला सिपाही समझता है अंदर सब सेफ है, इसलिए कांपते हाथों से मेन दरवाजा खोल देता है और सामने अपने साथी की लाश पड़ी देख पत्थर हो जाता है। उसी पल आतामी अंदर से बंदूक लिए बाहर कदम रखता है। ये देखकर टोपी वाला घबराकर गाड़ी से कूदता है और जान बचाने के लिए भाग जाता है, मगर आतामी उसका पीछा नहीं करता देती है। वह अपने खून से सने बालों को पीछे करता है। आंखों में खौलती नफरत साफ झलकती है। इस वक्त उसके मन में बस एक ही ख्याल है, कमांडर को ढूंढकर अपने परिवार का बदला लेना। तेजी से वह गाड़ी की छत पर चढ़ता
बढ़ता है और चुपचाप सोवियत सैनिकों वाले रेस्ट कंपार्टमेंट के ऊपर पहुंच जाता है। अंदर ये लोग बेखबर सो रहे हैं, किसी को अंदाजा नहीं कि मौत ऊपर सरक रही है। आतामी धीरे धीरे उनके बीच से पांव दबाकर गुजरता है, कोशिश करता है कि किसी की फैली हुई बांह या बंदूक से टकराए बिना निकल जाए। जैसे ही वह इस डिब्बे के दरवाजे के पास पहुंचता है, एक सिपाही अचानक अपने बंक से लुढ़क जाता है। लेकिन अच्छा यह है कि अतामी लगभग निकास पर होता है, इसलिए किसी तरह फिसलकर बाहर निकल जाता है। आगे एक और आराम वाला डिब्बा है। अतामी वही चाल दोहराने की सोचकर फिर से चुपचाप अंदर घुसता है और निकास की तरफ दबे पांव बढ़ता है। लेकिन बीच रास्ते में एक सिपाही रात को शौचालय जाने के लिए उठकर सामने से आ जाता है। उसके मुंह से आवाज निकलती उससे पहले ही अतामी हाथ में छुपा खंजर बिजली की तरह उछाल देता है और सिपाही वहीं ढेर हो जाता है। रास्ता साफ होते ही वो बाकी रुकावटों को भी खत्म करता है। फिर बाहर की तरफ लगे दरवाजे को द्रांति जैसी तेज औजार से जाम कर देता है ताकि अंदर से कोई जल्दी बाहर न निकल पाए। इसके बाद वो फिर छत पर चढ़ जाता है। कमांडर का ठिकाना ढूंढने के लिए अगली चाल की तैयारी करते हुए भयानक तेज गोलियों की आवाज पूरे ट्रेन में गूंजने लगती है और कमांडर का ध्यान उधर खिंच जाता है। वो फौरन उठकर देखने जाता है, ये जाने बिना कि तब तक आतामी पीछे वाले डिब्बों में सचमुच कहर बन चुका है। जैसे ही कमांडर पिछला दरवाजा खोलकर झांकता है, उसे अंदर हर तरफ चिंगारियां उछलती दिखाई देती हैं। साफ है कि अंदर भीषण लड़ाई चल रही है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये सब अतामी का ही किया धरा है और फौज इकट्ठा करके पलटवार करने की बजाय वो चालाकी दिखाता है, सीधे पीछे वाले कोच को ही काटकर छोड़ देता है ताकि अतामी वहीं फंस जाए। कुछ देर बाद जब अतामी आखिरी सिपाही को भी खत्म कर बाहर निकलता है तो सिर्फ दूर जाती कमांडर की परछाई देख पाता है। दुश्मन को यूं भागते देखना उसके लिए नामुमकिन है, इसलिए वो पास पड़ी तिरपाल नोचकर हटाता है तो नीचे से पूरा तैयार रॉकेट दिख जाता है। उधर कमांडर अपने डिब्बे में लौट चुका है। बड़े मजे से बाकी अफसरों से कहता है कि सब मामला निपट चुका है, शराब ने वैसे ही सबकी समझ सुन कर दी है, इसीलिए जब वो अचानक गोलियां चलाता है तो किसी के पास रिएक्ट करने का मौका भी नहीं बचता। सामने बैठे जनरल की जान सूख जाती है, लेकिन कमांडर के कुछ क्षण रुक जाने से उसे लगता है शायद मामला सुलझ सकता है। वह एक सादा सा लकड़ी का डिब्बा निकालकर उसके भीतर भरी मोटी रकम दिखाता है, उम्मीद करता है कि पैसे उसके काम आएंगे। कमांडर कुछ पल नोटों को तौलता है, फिर होठों पर टेढ़ी मुस्कान लाकर दोबारा हाथ उठाता है, जैसे साफ कर दे कि सौदे में किसी की जान नहीं बचेगी। दूसरी तरफ जो चंद सिपाही सोते सोते किसी तरह बच गए थे, आखिर नींद टूटने पर हथियार लेकर डिब्बे से बाहर निकलते हैं, लेकिन अगले ही पल सामने का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। अंदर कमांडर अभी भी जोश में बैठा नोट गिन रहा है, उसे अंदाजा तक नहीं कि उसके सिर पर कैसी मुसीबत आने वाली है। सिर्फ 3 सेकंड बाद दरवाजा धमाके से टूटता है और आतामी सीधे रॉकेट पर सवार होकर अंदर घुसता है। पूरे जोर से कमांडर को दबोच लेता है। कमांडर संभल भी नहीं पाता कि दोनों के बीच बराबरी की जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ये सिर्फ गोलियों की नहीं, 2 पागल जिंदगियों की आखिरी भिड़ंत है। आखिर में कमांडर की तरफ ही पलड़ा भारी दिखने लगता है। दुश्मन आमने सामने टकराते हैं, खून चारों तरफ बिखरता है। दोनों में से कोई भी जरा सी ताकत नहीं बचाता। हर वार जानलेवा है, हर चोट हड्डियों तक को जमा देने वाली। बस एक ही मकसद, सामने वाले को मार गिराना। कई भयंकर भिड़ंतों के बाद आतामी की सांस फूलने लगती है। अब उसके जिस्म पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जो जख्मी न हो। फिर भी उसके अंदर की दहशत भरी मौजूदगी जरा भी कम नहीं होती। कमांडर को उसकी यही अकड़ सबसे ज्यादा चुभती है, जबकि साफ दिख रहा है कि इस वक्त बाजी उसी के हक में है। होश खोकर वो डिब्बे से बाहर आता है और फतेह के नशे में आतामी से चिल्लाकर पूछता है, तो क्या अब मैं भी खून बहा रहा हूँ? जोर से बोलो। उसे यकीन है कि जीत उसकी जेब में है, मगर उसे नहीं पता कि आतामी ने अभी एक आखिरी चाल बचाकर रखी है। रॉकेट को जाम हुआ देखकर कमांडर राहत की सांस लेता है। सोचता है कि वो एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकला, लेकिन अगले ही पल रॉकेट की पूंछ में आग भड़क उठती है। कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ ये जान मौत की भागदौड़ आखिरकार खत्म हो जाती है। सुबह होते ही लकड़ियों से भरा एक डिब्बा एक स्टेशन में घुसने की कोशिश करता है। यहाँ तैनात फिनलैंड के सिपाही अपने आप हथियार तानकर सतर्क हो जाते हैं, पर उनके सामने बस एक बुरी तरह घायल बूढ़ा आदमी नजर आता है, वही अमर युद्ध देवता आतामी। वो खामोशी से अपना पासपोर्ट आगे बढ़ाता है। उस पर लिखा मशहूर नाम देखते ही पहरेदार जवान के चेहरे का रंग बदल जाता है और वो भावुक होकर उसे सैन्य सलामी देता है। यूं अनगिनत मुश्किलों और जानलेवा लड़ाइयों से गुजरकर आतामी आखिरकार अपने वतन की सरजमीन पर लौट आता है। लेकिन जैसे ही वो अपना घर फिर से खड़ा करने में जुटता है, अचानक ठंडी हथियारें लिए कुछ आदमी वहां आ पहुंचते हैं। आतामी सहज भाव से अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी उठा लेता है, तैयार हो जाता है। मगर हैरानी की बात यह कि वो लोग रुक जाते हैं और कोई हमला नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे उनके दिल में उसके लिए कोई दुश्मनी ही नहीं। फिर उनके मुखिया नरमी से कहता है कि वे उससे लड़ने नहीं बल्कि उसका घर बनाने में मदद करने आए हैं। ये सुनते ही आतामी के तन मन में खिंची हुई सारी नसें ढीली पड़ जाती हैं, आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उस पल उसे सचमुच एहसास होता है कि वो अपने असली घर लौट आया है।
और अब से वह खूंखार बेघर भटकने वाला नहीं बल्कि अपने लोगों के बीच रहने वाला इंसान है। आखिरकार ये फिल्म यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।